हेलो दोस्तों, आज जो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है खान सर के बिहार बीएसएससी का बुक प्रैक्टिस पेपर 11 का। इससे पहले मैंने कंप्लीट 10 प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन करा रखा है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट 10 सेट का रिविजन चाहिए तो वीडियो पड़ा है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो प्रशांत महासागर में कौन सा बंदरगाह बोले या टर्मिनल बोले वो प्रशांत महासागर में नहीं है। तो भैया प्रशांत महासागर में जो नहीं है वो कौन नहीं है? योकोहामा टर्मिनल, या शंघाई चीन, या सिडनी टर्मिनल, या रियो डी जेनेरो टर्मिनल। तो रियो डी जेनेरो टर्मिनल जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है? ब्राज़ील में पड़ता है। ब्राज़ील को हम लोग कहते हैं सांपों का देश। क्या कहते हैं? सांपों का देश। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है, मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लेंस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर तक की है? तो जो भैया इसका जो रेंज है वो है बहुत ज़्यादा है, 1500 किलोमीटर तक का रेंज है। कितना है? 1500 किलोमीटर तक का रेंज है। चलिए, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यानी कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जो शामिल किया गया है वो किसको शामिल किया गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार? तो ऑप्शन ए सरस्वती नदी को। किसको? सरस्वती नदी को शामिल किया गया है। पूछे सरस्वती नदी कहाँ है? तो यह है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, चंदेल राजवंश के राजा ने कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहता है चंदेल राजवंश के राजा ने कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। वो राजा का नाम पूछ रहा है कि कौन सा राजा था जो चंदेल वंश का, जिन्होंने कंदड़िया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो करवाया था धंगदेव ने करवाया था। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, पाँचवा नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल बच्चा वाला प्रश्न है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होती है। हम सबको पता है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर पड़ने वाला लंब तीनों एक ही समतल में होता है। हम लोग पढ़े थे कोण आई बराबर कोण आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान समतल में होता है। इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था? तो दिल्ली सल्तनत में जो था खराज नाम का जो एक कर था ये सबसे ज़्यादा वसूला करता था। कौन करता था? ये करता था तुगलक वंश में। कब? तुगलक वंश काल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था? तो ये खराज नाम का कर को एकत्र किया जाता था। ये सर्वाधिक पूछेगा कि किस काल में इस कर को लिया जाता था? तो ये तुगलक वंश के काल में लिया जाता था। पूछेगा तुगलक वंश का स्थापना किसने किया था? तुगलक वंश का स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह या सनकी सुल्तान या आधा पागल या रक्त पिपासु सुल्तान इतने नामों से उसको जाना जाता है, या असफलताओं का बादशाह, ये सब इन्हीं का नाम है। चलिए, सातवां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था वो कब किया गया था? जुलाई 1946 में। कब किया गया था? जुलाई 1946 में। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बताना है? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप ये बात याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग आज़ाद शत्रु के नाम से जानते हैं, चाहे तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। चलिए, आठवां नंबर का प्रश्न है, द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है वो संबंधित है, वो कहाँ से संबंधित है? तो जो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ का है? वो ऑस्ट्रेलिया का है। इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। चलिए, नंबर का प्रश्न है,
भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। तो हम इस क्वेश्चन को अगर अपने लैंग्वेज में अगर मैं सीधा सीधा बात कहूँ तो राष्ट्रपति के पास में क्षमादान करने का अधिकार होता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत जो क्षमादान है, भारत में क्षमादान करने का अधिकार, भारत में क्षमादान करने का अधिकार दो आदमी के पास में है। एक है राष्ट्रपति और दूसरा है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। लेकिन ऐसा कौन कौन सा मामला है जिसमें राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है, ऐसा कौन कौन सा मामला है जिसमें उपराष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राष्ट्रपति किसी भी मामले पर क्षमादान करने का शक्ति उसको प्राप्त है। लेकिन वहीं जो है उपराष्ट्रपति को किसी भी मामले पर क्षमादान करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। वो 3 को ऐसा मामला है जिस पर जो है उपराष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। एक सैन्य मामला पर, एक सैन्य मामला पर और केंद्रीय विधि पर, केंद्रीय विधि पर, सैन्य मामला पर, ये सब पर क्या होगा कि उपराष्ट्रपति क्षमादान नहीं कर सकता है। लेकिन वही राष्ट्रपति जो है किसी भी मामला पर क्षमादान करने की शक्ति रखता है। चलिए, अगर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस आर्टिकल के तहत, तो राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान करता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान करने का शक्ति उसको प्राप्त है। मैंने बताया 2 मामले को छोड़ करके बाद बाकी और सब में वो समाधान नहीं कर सकते हैं। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, सर्प नौका दौड़ यानी स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो दोस्तों जो सर्प नौका दौड़ है वो कराया जाता है, कब कराया जाता है? जब केरल में एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? तो केरल का जो प्रमुख त्यौहार है ओणम, ओणम के समय पर यहाँ पर होता है सर्प नौका दौड़। क्या होता है? सर्प नौका दौड़। तो यह पूछ रहा है कि यह एक अनूठी विशेषता है, तो ये ओणम के त्यौहार पर ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और ओणम जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इस दिन क्या होता है कि सभी के घर में खीर बनाया जाता है, इसलिए ताकि ये खीर जो है सुख और समृद्धि का प्रतीक है। चलिए 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2024 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन 1 में है बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और ऑप्शन को देखते हैं। इसका ऑप्शन है ट्रिपल सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी है अमोनिया सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। चलिए तो 11 नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में भारत और डैश 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 ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया था। तो वो कौन किया था? भारत के साथ साथ किया था। कौन किया था? तो वो किया था भारत के साथ साथ भूटान ने किया था। कौन किया था? इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा, भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू, आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा डैश 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 को निरूपित करती है, वो किसको निरूपित करती है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वलायरिंग टर्मिनल को। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों इसका क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा 13 नंबर का। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो अल्ट्रा तरंग की आवृत्ति होती है वो कितना होती है? 20 kHz से अधिक होती है, 20 kHz से अधिक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 20 kHz से अधिक हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? ये किसने कहा था? ये किसने सुझाव दिया था? ये दिया था MS स्वामीनाथन ने। किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। और MS स्वामीनाथन को हम लोग कहते हैं भारत में हरित क्रांति के पिता।
भारत में हरित क्रांति का पिता। भारत में हरित क्रांति 2 बार किया गया था, एक बार चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और एक बार गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। वही पूछे विश्व में हरित क्रांति के पिता किसको कहते हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के पिता कहते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग को। किसको कहते हैं, नॉर्मन ई बोरलॉग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 16 नंबर का, सुधी रमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बच्चों जो सुधी रमन कप है वो जो संबंधित है वो किससे है, तो ऑप्शन बी बैडमिंटन से है। किससे है, बैडमिंटन से है। अब पूछेगा बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो बैडमिंटन जो है वो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। वही पूछे मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। पूछेगा कि मलेशिया का राजधानी कहाँ है, आपको बताना है कुआलालंपुर। कहाँ है, कुआलालंपुर। चलिए 16 नंबर का भी प्रश्न हो गया। 17 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो क्रिसमस डे पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, तो क्रिसमस डे हम लोग कब मनाते हैं, उस दिन मनाते हैं 25 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 25 दिसंबर। अभी भी कुछ महीने पहले मना करके हम लोग आए हैं, तो 25 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा, 25 दिसंबर। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ था। दोस्तों भारत में जो 1857 का क्रांति हुआ था इसका शुरुआत हुआ था मेरठ छावनी से। पूछेगा इस क्रांति का क्या कारण था, इस क्रांति का शुरू होने का कारण था चर्बी वाला कारतूस। क्या था, चर्बी वाला कारतूस। और ये खत्म कहाँ हुआ था, ये खत्म हुआ था 20 जून 1858 को ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश से। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खत्म न पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने डैश 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 में बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन कब किया था, तो बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। कब किया था, 1905 में किया था। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द पूछेगा किसने किया था, तो बंगाल विभाजन का रद्द 1911 में किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना किया गया। पूछेगा उत्तराखंड किस राज्य का पहले हिस्सा था, तो वो था यूपी यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। किसका था, यूपी का हिस्सा था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 22 नंबर का अच्छा थोड़ा सा और बात जान लेते हैं। पूछेगा उत्तराखंड जो है वो भारत का कितना राज्य बना था, तो ये 27वां राज्य बना था। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट होगा, पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए 22 नंबर का प्रश्न हो गया। 23 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश की जो एक मार्शल नृत्य शैली वो कौन है, वो खड़ैती है। कौन है, खड़ैती है। अच्छा खड़ैती नृत्य किसके साथ किया जाता है पूछा जाएगा, तो ये तलवारों के साथ किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर का प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन कहता है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश 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 के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो पूछता है कि वो किस ध्रुव की ओर गतिमान होती है, तो ये भूमध्य रेखा की ओर गतिमान होती है। कहाँ होती है, भूमध्य रेखा की ओर गतिमान होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमध्य रेखा को हम लोग 0 डिग्री लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा भी हम लोग कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के इतना नाम हुआ। पूछेगा कि इस विषुवत रेखा को यानी भूमध्य रेखा को मापने का प्रयास किसने किया था, वो इरस्टाथनीज ने किया था। किसने किया था, इरस्टाथनीज ने किया था, इसलिए इरस्टाथनीज को हम लोग भूभौतिक का पिता भी कहते हैं। आप लोग इतना क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो भारत का जो एक ही राज्य जो है जो सिक्किम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको फिलहाल अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHAS इतिहास KI इतिहास की DUNIYA 99
इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है 26 नंबर का, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाता है? तो ये भारत टोटल जो है मूल अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है, वो कितना है? 6 है। पहले कितना था? 7 था। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार को हटाया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब कितना मौलिक अधिकार है? अब 6 है। लेकिन ये 6 मौलिक अधिकार सिर्फ एक समय में हट जाता है। ये कब हट जाता है? 6 में से कुछ एक रहता है, सिर्फ दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी रहता है, मतलब प्राण बचाने का अधिकार मेरे पास रहता है। लेकिन जब आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लगता है तो क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या होता है? ये खत्म हो जाता है, निलंबित हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत निलंबित हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कहता है, अमूल डैश 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 से दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। तो देश में श्वेत क्रांति का जनक पूछेगा किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध पूछेगा किससे था? तो आपको बताना है दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। अच्छा, दूध उत्पादन से संबंध जो है, ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध पूछेगा किससे है? तो आपको बताना है दूध उत्पादन से। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमूल डैश 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 से दूध और दूध के उत्पादक में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया था। वो कहाँ से लाया था? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, दिल्ली इसका राइट होगा, ऑप्शन सी। चलिए, दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि जो है भैया वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। किसमें? निर्वात में नहीं यात्रा कर सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है। क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 30 नंबर का प्रश्न है, 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर जो था मेस्काट, वो कौन निम्न था? ऑप्शन ए है वोरोबी एक नीला सफिंग कोआला, ऑप्शन बी है गोल्डी एक कीवी पक्षी, ऑप्शन सी है क्लाइड एक थीसल, ऑप्शन डी है कारे की लाल पूंछ वाला काला काकटू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वोरोबी एक नीला सर्फिंग कोआला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो SAI का जो स्थापना पूछेगा कब किया गया था? तो ये किया गया था 1984 ईस्वी में। कब किया गया था? 1984 ईस्वी में किया गया था। तो वही पूछ रहा है कि इसका निर्देशक कौन था? तो इसका निर्देशक जो था वो कौन था? संदीप प्रधान। कौन था? संदीप प्रधान था। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? दोस्तों, श्रीलंका में जो है 2 कास्ट सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे अधिक पाया जाता है सिंहली। कौन पाया जाता है? सिंहली पाया जाता है, जो लगभग 74% के आसपास में पाया जाता है। 11% पाया जाता है वहाँ पर तमिल पाया जाता है। तो वहाँ पर सिंहली को जो था वहाँ पर पहली आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंहली। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है, लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो ये पूछता है कि किसके डिजाइन पर जो है लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बियों को तैयार किया जाता है? ये सब जो है इन सब का जो डिजाइन है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है। तो आप क्वेश्चन कहता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? अब हम सबको जानना है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत वह है कोई भी वस्तु और पानी में अगर नहीं डूब रहा है तो
नहीं डूब रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज या पनडुब्बी पानी में नहीं डूब रहा है। तो क्यों नहीं डूब रहा है, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण ये नहीं डूब रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत। चलिए 33 नंबर का प्रश्न हो गया। 34 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राप्त प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है, वो किसको किया गया है? ऑप्शन 1 में है जायंट अफ्रीकन स्नेल, ऑप्शन बी में है चैनल एप्पल स्नेल, ऑप्शन सी में है चाइनीज मिस्ट्री स्नेल, ऑप्शन डी में है गार्डन स्नेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जायंट अफ्रीकन स्नेल। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था। दारा सिकोह जो था ये शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां का बड़ा बेटा था। ये दारा सिकोह किससे हार गया था? अपना छोटा भाई औरंगजेब से हार गया था। किससे हार गया था? उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने भाई से ही हार गया था, सामूगढ़ की लड़ाई में। औरंगजेब का अगर वास्तविक नाम पूछे आपको बताना है, अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर अब्दुल बादशाह बहादुर गाजी। क्या नाम था? अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मुजफ्फर बादशाह बहादुर गाजी। ये पूरा नाम किसका था भैया? ये औरंगजेब का नाम था। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गाजी का उपाधि किसने धारण किया था? तो औरंगजेब ने। किसने? आलमगीर, औरंगजेब आलमगीर। ये भी गाजी भी और औरंगजेब आलमगीर का भी उपाधि इन्होंने ही धारण किया था। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया था। किससे हार गया था? अपना ही भाई औरंगजेब से हार गया था। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। इसको कहाँ दफनाया गया? इसको दफनाया गया है महाराष्ट्र के खुलदाबाद में। कहाँ दफनाया गया है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में, एक सूफी संत के आहते में, यानी बगल में इसको दफनाया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न है, लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे। तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब का शेर कहते हैं। ये जो था सक्रिय सदस्य था, किसका था? तो ये आर्य समाज का सदस्य था। तो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहाँ किया था? तो ये मुंबई में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में किया गया था। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न हो गया। 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने में है, पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे यह स्थित है? तो भैया ये पलासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। तो पूछ रहा है कि ये लड़ाई कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता के दुर्नदिया जिला के भागीरथी नदी के तट पर। आप याद रखिएगा, अगर जिला पूछे तो आपको बताना है कि दुर्नदिया जिला। दुर्नदिया जिला, चूंकि नदी पूछ रहा है तो नदी मैंने अभी अभी आपको बताया भागीरथी नदी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भागीरथी नदी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में जो सूरजकुंड शिल्प मेला जो है हर महीने जो आयोजित किया जाता है वो फरवरी में आयोजित किया जाता है, इसलिए उसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो वो कौन किया था? तो वो किया था राजीव कुमार ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजीव कुमार। चलिए 40 नंबर का प्रश्न आपके सामने में। चलिए 39 नंबर का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर भारत का अगर पूछे कि प्रथम चुनाव आयोग, चलिए क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि मधु के लिए, वो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया था, इसलिए सोचे थे बता देंगे, लेकिन दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, किसी दिन बता दिया जाएगा। सुकुमार सेन था भारत के पहले चुनाव आयोग, भारत का सर्वप्रथम चुनाव आयोग अध्यक्ष जो था वो कौन था? हाँ, सुकुमार सेन। कौन था? सुकुमार सेन। यही मैं बताना चाहता था। चलिए 40 नंबर का प्रश्न है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्ते का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? मधु के लिए मधुमक्खी का पालन, यानी कि मधुमक्खी पालन पूछे क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? चलिए हम लोग देखते हैं। फ्लोरिकल्चर, फल फूल उत्पादन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। सेरीकल्चर क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन। पीसीकल्चर क्या कहलाता है? मत्स्य उत्पादन। एपीकल्चर क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी पालन। क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। तो आप ये भी बात याद रखिएगा। अगर पूछे बीटी कल्चर किसको कहा जाता है? तो अंगूर उत्पादन। किसको कहा जाता है? अंगूर उत्पादन। हॉर्टिकल्चर किसको कहा जाता है? तो फल फूल सब्जी उत्पादन। आप इतना जानकारी याद रखिएगा दोस्तों।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। दोस्तों, मैं आज 40 क्वेश्चन मैं यहाँ पर जीके जीएस का कराया, कल मैं इससे 40 से टोटल मैं जीके जीएस का करवा दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर फिलहाल इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया, ITIHAS की दुनिया, DUNIYA दुनिया 99। आप वहाँ पर जाकर के सर्च कीजिए। आप जाकर के टोटल सेट का आप पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।